जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ये निरंतर चलती रहेगी। तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 49 है। ओके, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए भास्कराचार्य द्वितीय, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भास्कराचार्य द्वितीय। ओके, अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे कि सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताइएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट है। अगला हमारा पंच सिद्धांत, अगला लघु सिद्धांत, अगला बृहत सिद्धांत। ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताइएगा वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर। कौन कौन से पुस्तकें हैं? पंच सिद्धांत, लघु सिद्धांत और बृहत सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर। अगला है हमारा खंडन खाद्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त। ओके, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थे। ये गुप्तकालीन पुस्तकें, ठीक है, गुप्तकालीन पुस्तकें हैं। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से द्वैध शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम किस वंश द्वारा अवगत कराया गया था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश द्वारा द्वैध शासन की सर्वप्रथम अवगत कराया गया था। ओके, अगला हमारा कुषाण वंश से और कौन कौन प्रश्न बन सकते हैं? जैसे कि कुषाण वंश, अगर आपसे पूछा जाए कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुजुल कडफिसेस। ठीक है, कुजुल कडफिसेस। ओके, ये 15 ईस्वी में इसे संस्थापित किया गया था। ठीक है, अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए कुषाण कहाँ के थे? तो यह चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीले के थे। ठीक है, चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीले के निवासी थे। ठीक है, चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीले के निवासी थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसके बाद कुषाण वंश का राजा कौन बना? तो विम कडफिसेस। ठीक है, विम कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस के बाद कौन राजा बना? तो विम कडफिसेस, जिसने सोने व तांबे के सिक्के जारी किए। ठीक है, सोने व तांबे के सिक्के जारी किए। कौन? विम कडफिसेस। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय गयासुद्दीन तुगलक किस प्रांत का राज्यपाल था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कन्नौज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय गयासुद्दीन तुगलक पंजाब का राज्यपाल था। ठीक है, अगला हमारा गयासुद्दीन तुगलक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। गयासुद्दीन तुगलक, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक। अगर आपसे पूछा जाए तुगलक वंश का शासनकाल का समय, तो 1320 ईस्वी से लेकर
1320 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक, ठीक है। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक, ओके। अगला है यह गयासुद्दीन तुगलक हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था, ठीक है। हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। हिंदू माँ से, ये कहाँ की इसकी माँ थी? तो पंजाब की यह एक जाट थी, ठीक है। पंजाब की एक जाट थी। और इसके पिता कौन थे? तो इसके पिता एक तुर्की थे, ठीक है। इसके पिता एक तुर्की थे और माँ एक पंजाब की एक जाट थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है जिसने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा है? गयासुद्दीन तुगलक ही है, ठीक है। दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए सल्तनत काल में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो अब बताएगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत काल में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक द्वारा करवाया गया था। अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम दक्षिण राज्यों को सल्तनत काल का हिस्सा बनाया गया था, ठीक है। सल्तनत काल का हिस्सा बनाया गया था। किस काल में? तो सल्तनत काल में, ओके। सॉरी, तुगलक वंश में, ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक, ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 1। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में, ठीक है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप बताइएगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के संविधान से यह ग्रहण किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो यह भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को, ओके। मौलिक अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण भाग, अगर आपसे पूछा जाए भाग 5 में किसका उल्लेख है? तो संघ सरकार का, ठीक है। संघ सरकार का। अगला भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का। अगला भाग 1 में किसका उल्लेख है? तो भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र का, ठीक है। भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र का भाग 1 में उल्लेख है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए संघ सरकार का उल्लेख किस आर्टिकल से लेकर किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, ठीक है, संघ सरकार का। अगला नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। अगला
भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ओके, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण संविधान के भाग थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए जातीय संसद, ऑप्शन बी नेशनल असेंबली, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन डी कांग्रेस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण देश के संसदों का नाम जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? पाकिस्तान के संसद का तो नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। अगला हमारा अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान का संसद का क्या नाम है? तो बताइएगा शोरा। ठीक है, शोरा। अगला नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद का तो राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। अगला हमारा बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। ठीक है, जातीय संसद। अगला है म्यांमार की संसद का क्या नाम है? म्यांमार की संसद का क्या नाम है? पाइथू हलवाट, पाइथू हलवाट। ये हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए भारत के सबसे अधिक सीमा साझा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय देश करता है? तो बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश सबसे अधिक भारत की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कुल कितने किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, अपनी सीमा साझा करता है। ओके, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण संसदों के नाम थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मुलिंग ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, पिछला प्रश्न भूल गए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सिंधु नदी एवं सतलज नदियों के मध्य कौन से हिमालय का विस्तार हुआ है? ऑप्शन ए कुमायूं हिमालय, ऑप्शन बी असम हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी पंजाब हिमालय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इसका विस्तार कुल कितने किलोमीटर में हुआ है? तो 560 किलोमीटर में। ठीक है, कश्मीर या पंजाब हिमालय का विस्तार 560 किलोमीटर के अंदर हुआ है। ओके, कश्मीर हिमालय में ही वैष्णो देवी एवं अमरनाथ और चरार ए शरीफ यहीं पर इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? पंजाब या कश्मीर हिमालय में। ओके, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 560 किलोमीटर। अगला हमारा कुमायूं हिमालय का विस्तार कितने किलोमीटर में है? तो 320 किलोमीटर में। अगला असम हिमालय का विस्तार कितने किलोमीटर में है? तो 720 किलोमीटर में। ठीक है, 720 किलोमीटर में असम हिमालय के। अगला नेपाल हिमालय का विस्तार कुल कितने किलोमीटर में है? तो 800 किलोमीटर में। ठीक है, 800 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मुलिंग ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी कश्मीर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। ठीक है, मुलिंग ला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में और कौन कौन से स्थित है? जैसे कि लिपू लेख दर्रा, अगला हमारा नीति दर्रा, अगला हमारा मुलिंग दर्रा। ठीक है, मुलिंग ला दर्रा, जो कि अभी पीछे प्रश्न में बताएं। अगर आपसे पूछा जाए यह तीनों किस
हिमालय श्रेणी में स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए एक किस हिमालय श्रेणी में स्थित है, तो यह कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कुमायूं श्रेणी में स्थित है। एक है हमारा माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा ये अभी कुमायूं श्रेणी में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंगला दर्रा और माना दर्रा किस रास्ते को जोड़ते हैं, तो यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। कौन कौन से दर्रा? लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंगला दर्रा और माना दर्रा। ओके, यह चारों दर्रे कुमाऊं श्रेणी में स्थित हैं और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जायकवाड़ी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यह किस नदी पर स्थित है, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी पर स्थित है। अगले हमारे कुछ महत्वपूर्ण बांध हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपसे पूछा जाए भवानी सागर बांध, भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, तो भवानी नदी पर। ठीक है, भवानी नदी पर। अगला हमारा धारोई बांध किस राज्य में स्थित है, धारोई बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, तो गोदावरी नदी पर। ठीक है, सॉरी साबरमती नदी पर। ठीक है, धारोई बांध महाराष्ट्र में स्थित है, किस नदी पर, तो साबरमती नदी पर स्थित है। ओके, अगला हमारा बांध है श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए किस नदी पर स्थित है श्रीशैलम बांध, तो कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर। अगला हमारा इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, सॉरी माफ करिएगा, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। अगला हमारा बांध है रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए किस नदी पर स्थित है, तो यह रिहंद नदी पर। ठीक है, रिहंद नदी पर ही स्थित है। अगला है इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी फैरड, ऑप्शन डी वोल्ट। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हिडनोलॉजी, ऑप्शन बी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूमेटिक्स, ऑप्शन डी पेडोलॉजी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूमेटिक्स। ठीक है, गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं का अध्ययन, जैसे कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी। अगला हमारा खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है, खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी। अगला यकृत या लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी। अगला प्रश्न है,
रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। अगला हमारा मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। अगला नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिडनोलॉजी। ठीक है, हिडनोलॉजी। अगला घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एग्रोइस्टोलॉजी। ठीक है, एग्रोइस्टोलॉजी। एग्रोइस्टोलॉजी। अगला ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिडोमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान के शाखाओं का अध्ययन है जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको बताने के लिए बताएं। अगर आपको यह लगता है कि इसका आंसर आपके ऑप्शन में है तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे कि ऑप्शन ए बी सी कोई भी, तो आपको बता दें विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। अगला है कुछ हमारे महत्वपूर्ण विज्ञान के एसआई मात्रक, जैसे कि बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। ठीक है, पास्कल। अगला विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। क्या है? ओम। अगला हमारा आवेग का एसआई मात्रक क्या है? आवेग का न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड। अगला कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियन सेकेंड। ठीक है, रेडियन सेकेंड। अगला हमारा विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैरेड। ओके, अगला विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का तो वोल्ट। ठीक है, वोल्ट है। अगला आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज। अगला पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। अगला तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। अगला प्रतिदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण एसआई मात्रक थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन डी 1860। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1861 में। ठीक है, गुजरात में पहली सूती कपड़ा मिल 1861 में शुरुआत किया गया था। ओके, अगला हमारा गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। अगर आपसे पूछा है गुजरात से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर। अगला गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। अगला प्रश्न बनता है
वर्तमान में गुजरात के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। ठीक है, आचार्य देवव्रत है। अगला प्रश्न बनता है आपसे, गुजरात का गठन किस वर्ष किया गया था? गुजरात का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1 मई 1960 को। ठीक है, 1 मई 1960 को। अगर आपसे यह पूछा जाए गुजरात कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो अब बताइएगा एक। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ यह सीमा साझा करता है। कौन सा देश है? तो अभी पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, जो कि गुजरात के उत्तर में स्थित है। ठीक है, गुजरात के उत्तर दिशा में है पाकिस्तान, गुजरात से सीमा बनाता है। ठीक है, कुल कितने किलोमीटर के? तो 506 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात के साथ पाकिस्तान अपनी सीमा कुल 506 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ओके, अगला हमारा, गुजरात के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुजरात की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अब बताइएगा गिरनार चोटी। ठीक है, गिरनार चोटी, गिरनार चोटी। अगला प्रश्न आपका है महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि आपसे पूछा जाए भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जिसका नाम राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया था? तो गुजरात में। ठीक है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान की स्थापना गुजरात के वडोदरा में किया गया था। ठीक है, वडोदरा में किया गया था। ओके, अगला है हमारा, गुजरात में जूनागढ़ में स्थित गिरनार पहाड़ियों अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जूनागढ़ में स्थित गिरनार पहाड़ियां अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, केसर आमों के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, गुजरात से यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, जो कि हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 2001 से 2011 तक जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि क्या था? ठीक है, क्या था? ऑप्शन ए 1.40%, ऑप्शन बी 1.32%, ऑप्शन सी 1.76%, ऑप्शन डी 1.64%। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.64%। ठीक है, 2001 से 2011 तक जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि है। ठीक है, यह वार्षिक वृद्धि है जो कि एक वर्ष में बढ़ा है। कितना? 1.64%। ठीक है, अगला हमारा, जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि 2011 की जनगणना किस नंबर की जनगणना थी? तो यह भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 2011 की यह भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कितने चरणों में आयोजित किया गया था, तो यह 2 चरणों में। ठीक है, 2011 की जनगणना कुल 2 चरणों में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के समय भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश थे, यह अभी तक का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि अभी तक के एग्जामों में पूछा नहीं गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो बताएगा 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 2011 की जनगणना के समय भारत में कुल 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न बन सकता है, जैसे कि 2011 की जनगणना की शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था 2011 की जनगणना का? तो एक
एक महिला गणनाकार, ठीक है, गणनाकार। ये हमारा 2011 की जनगणना का शुभंकर था। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, तो आप बताइएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके। अगला प्रश्न बन सकता है 2011 की जनगणना की समय भारत की साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो बताएगा 74.04%, ठीक है। भारत की साक्षरता दर क्या है, 74.04%। ओके। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के समय जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व, ये जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व क्या है, 382, ठीक है। इसका मतलब है 1 किलोमीटर के अंदर में कुल कितने आदमी निवास कर रहे हैं, तो 382। ओके। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना अंतिम रिपोर्ट कब जारी किया गया, अंतिम रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो अब बताइएगा 31 मार्च 2011 को, ठीक है। 31 मार्च 2011 को 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट जारी किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए इसमें ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया था, तो हाँ, इसमें 2011 की जनगणना में ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया था, ठीक है। ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया था 2011 की जनगणना में। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना में पहली बार 2011 की जनगणना में पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजातियों को भी शामिल किया गया था, ठीक है। जनजातियों को भी शामिल किया गया था। यह पहली बार हुआ था जो कि 2011 की जनगणना में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजातियों को भी शामिल किया गया था। ओके। और इसमें ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया था। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वर्ष 2022 में किसे तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए शोभा नायडू, ऑप्शन बी दीपिका रेड्डी, ऑप्शन सी पद्मजा रेड्डी, ऑप्शन डी यामिनी रेड्डी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीपिका रेड्डी, ठीक है। वर्ष 2022 में दीपिका रेड्डी को तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट डेट तो जुलाई 2022 में, ठीक है, जुलाई 2022 में इन्हें तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ओके। दीपिका रेड्डी, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी और यामिनी रेड्डी यह कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो बताइएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए यह किस भगवान को समर्पित है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, तो भगवान कृष्ण को, ठीक है, भगवान कृष्ण को यह नृत्य संबंधित है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से लिया गया है, ठीक है। कुचेलापुरम गांव से लिया गया है। कौन सा? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। अगले हमारे कुछ कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नर्तक हैं, जैसे कि यामिनी रेड्डी,
कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य में अधिकतम नामों के पीछे रेड्डी लगा होगा, तो आप लोग पहचान जाइएगा कि यह कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। एक है पद्मजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी। अगला राजा रेड्डी, राजा रेड्डी। अगला राधा रेड्डी, राधा रेड्डी। अगला हमारा कौशल्या रेड्डी, कौशल्या रेड्डी। अगला शोभा नायडू, ठीक है, शोभा नायडू। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि हमारे कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखते हैं। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से नीरुस्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी नादस्वरम, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी तबला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नादस्वरम, ठीक है। नीरुस्वामी पिल्लई नादस्वरम वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि दक्षिण भारत का एक डबल रीड पवन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो नादस्वरम है, ठीक है। यह दक्षिण भारत का एक डबल रीड पवन वाद्य यंत्र है, ठीक है, पवन वाद्य यंत्र है। कौन सा? तो नादस्वरम, नादस्वरम। नादस्वरम से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे कि गोसाविदु शेख हसन, गोसाविदु शेख हसन। अगला शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है, शेख चिल्ला मौलाना। अगला टीएन राज रथिनम पिल्लई। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नादस्वरम वाद्य यंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कौन कौन? गोसाविदु शेख हसन, शेख चिन्ना मौलाना, टीएन राज रथिनम पिल्लई और अगला हमारा नीरुस्वामी पिल्लई। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्रिया, ठीक है। सत्रिय शास्त्रीय नृत्य के योगदान के लिए इंदिरा पीपी बोरा को वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष से हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2003। अगर जिस किसी को वो आंसर पता हो, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और अपनी पढ़ाई मजबूत बनाएं ताकि दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। जय हिंद।